Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Maruf Imtiaz and today we are going to discuss about citric acid and its bioenergetics. Let's begin. जैसे कि आप लोग जानते हैं सिट्रिक एसिड 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बी फार्मेसी में 10th मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल और उसके बायोएनर्जेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिट्रिक एसिड का क्या महत्व है, वो चीज़ जानेंगे और सिट्रिक एसिड पाथवे जो है कैसे हम लोग को याद करना है वो सारा चीज़ इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिट्रिक एसिड का डिफिनेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए आप उसमें क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, कि व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल को कई बार आप जो है क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं और TCA के नाम से जानते हैं। TCA मीन्स टू से दैट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो TCA साइकिल जहां भी मेंशन हो या फिर क्रेब साइकिल जहां भी मेंशन हो तो आप इस बात को अंडरस्टूड कर लेंगे, वो सिट्रिक एसिड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर TCA साइकिल है या फिर क्रेब साइकिल है, ये क्या कहता है कि जो भी सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जो सेलुलर लेवल पे, सेल के लेवल पे जो रिस्पिरेशन होता है, उसमें एक क्रूशियल स्टेप्स को ये परफॉर्म करता है। मीन्स टू से दैट ए वेरी इसेंशियल प्रोसेस, बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये महत्व रखता है। कौन? TCA साइकिल। क्लियर है। और ये TCA साइकिल जो भी होता है ना, तो इससे क्या होता है, एनर्जी का जनरेट्स होता है। एनर्जी जो भी जनरेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है जो कि लिविंग सेल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल का ये जो पथ है वो कैसे है, क्या है, वो चीज़ को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो होता है क्रेब साइकिल का, उसमें क्या होता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का होता है और 4 कार्बन का होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोले या फिर ऑक्जेलो एसिटेट बोले, बात सेम है। सिट्रेट बोले या फिर सिट्रिक एसिड बोले, बात सेम है। कहीं कहीं बुक में आप सिट्रिक एसिड वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो वो भी सही लिखा हुआ है, वो गलत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में मिल करके क्या बनाया, 6 कार्बन का कंपाउंड बना जो कि सिट्रेट हुआ या फिर सिट्रिक एसिड। ठीक है, और ये हमारा जो पहला स्टेप होता है क्रेब साइकिल का, पहला स्टेप क्या होता है कि सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके नाम के बेसिस पे ही हमने पहले स्टेप का नाम दिया सिट्रेट सिंथेस। क्लियर है। अब देखिए, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट जब बनता है ना, तो इस प्रोसेस का नाम दिया गया एकोनाइटेज। क्लियर है। और जो थर्ड स्टेप होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब इसमें क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ स्टेप, देखिए दोनों को समझने से पहले एक चीज़ और समझ ले आप, क्योंकि जितने भी डीहाइड्रोजिनेज स्टेप्स हैं, ठीक है, कौन से स्टेप? डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज स्टेप जो है उसमें आपको 2 चीज़ देखने को कॉमन मिलेगा। क्या क्या? चलिए देखते हैं। डीहाइड्रोजिनेज स्टेप, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए डीहाइड्रोजिनेज जो स्टेप होता है ना, वहां पर डीहाइड्रोजिनेज डीहाइड्रोजिनेज जो स्टेप होता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपली आप NAD+ को किस में कन्वर्ट करेंगे? NADH। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं FAD को प्लस को किस में करेंगे? FADH2 में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा,
कि NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट करेंगे, FAD प्लस को FADH2 में कन्वर्ट करेंगे, या तो NAD प्लस को करेंगे या फिर FAD प्लस को करेंगे। ठीक है, ये आपको आगे चल के क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन में काम देगा। जो भी ATP बनता है तो ये पहले तो क्या होता है, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट प्रोटॉन एक ग्रेडियंट बनता है, फिर वहां से प्रोटॉन ग्रेडियंट से जब वो मेम्ब्रेन क्रॉस करता है ना, तब जा करके क्या बनता है, ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग सारा चीज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज, आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिहाइड्रोजिनेज। तो थर्ड स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज है और फोर्थ स्टेप में भी डिहाइड्रोजिनेज है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है ना, बिल्कुल एक जैसा ही है, और दोनों में ये सिमिलरिटीज है कि NAD प्लस से NADH2 बन रहा है, NADH बन रहा है सॉरी, और NADH बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों प्रोसेस में एक कॉमन फैक्टर है जो कि CO2 जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस। आप देख सकते हैं ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, अब एक कार्बन का रिडक्शन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो इससे ये 5 कार्बन का बना और ये 4 कार्बन का बना। अब कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 4 कार्बन का कंपाउंड आगे भी 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, और ये 4 कार्बन का कंपाउंड आगे तक रहता है। क्लियर है, समझ आ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर देखने को मिला थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं। और पांचवा जो स्टेप है, देखिए सक्सिनाइल, जो हमारा पहले क्या बना, सेकंड में आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटरिक या फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट। ठीक है, फिर उसके बाद से फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्जेलो एसीटेट। ये सारा आप स्टेप ऐसे बना करके लिखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और ये आप प्रोसेस का नाम बिल्कुल लिखना ना भूलें, बिल्कुल नाम इतना आसान है कि आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब याद है, क्योंकि देखिए ये कंपाउंड के बेसिस पे ही नाम है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो यहाँ लिखा हुआ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो हमने जो आगे स्टेप लिखना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। क्लियर है? अब देखिए यहाँ बन रहा है GTP, ATP से क्या बन रहा है, GTP बन रहा है। तो ये इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, GTP बन रहा है। तो GTP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है, GTP इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो GTP बन रहा है ना, वो उसको हम लोग ATP ही कंसीडर करेंगे, ATP। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे सक्सिनेट से जब बनेगा फ्यूमरेट, तो ये फिर 4 कार्बन का ही कंपाउंड आगे कंटिन्यू होगा। और देखिए यहाँ पर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हमने लिखा, तो फिर यहाँ पर क्या किया, FADH2 बना FAD से। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या हुआ, H2 का एडिशन हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो फिर यहाँ पे क्या देखने को मिला, NAD प्लस से कन्वर्ट हो रहा है NADH में। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? फिर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, जब तक इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं मिलेगा और वो सिट्रिक एसिड बनेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ समझने का ये समझना है कि जो भी यहाँ पर हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या मेन जो है प्रोडक्ट बना और कब कब कहाँ कहाँ बना, वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कितने बार रिलीज हो रहा है, 2 बार। कौन कौन से स्टेप में, तीसरा और चौथा स्टेप में। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा स्टेप में और चौथा स्टेप में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। एक बार क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। तो FADH2 6 नंबर स्टेप में बन रहा है। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर स्टेप 3 बार NADH बन रहा है। तो देखिए पहला बार थर्ड वाले में बना, फिर फोर्थ वाले में बना, फिर किस में बना, 8 वाले में बन रहा है। क्लियर है? और ATP यानी GTP के बारे में बात कर रहे हैं, 5th नंबर में बन रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि फाइनली ATP जो कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इन सब का रोल होगा कि कितना ATP कैलकुलेट करके आया। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब पूरा तरीके से टूट जाता है और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना ATP का जनरेशन कराता है, वो चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज में कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो फिगर तो आपको मस्ट है, बनाना है ही, और साथ ही साथ आप उसको लैंग्वेज में लिखना नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है
है ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, जो बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको ये लिखा है। द साइकिल स्टार्ट कब होता है, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जा करके जुड़ता है किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आता कहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट, यानी मीन्स टू से दैट ग्लूकोज से, ठीक है, फैट से, प्रोटीन से। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। अगर यहीं से वो आएगा तब जा करके वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ेगा, और ये 2 कार्बन का होता है और ये 4 कार्बन का होता है, दोनों जुड़ेंगे तो सिट्रिक एसिड बनेगा। क्लियर है, जो कि 6 कार्बन का होता है, ठीक है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए, थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब इसमें बहुत सारे, जैसे जो 8 आपने पढ़े, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, अलग अलग अल्फा कीटोग्लूटरेज, सिट्रेट, सक्सिनेट, ठीक है, और ऐसे करके आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके बाद से फाइनली जो है क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है, NADH, FADH2, ATP वगैरह मिलता है इन द फॉर्म ऑफ GTP, जो आपने अभी प्रोडक्ट देखे थे। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मिला ना, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हम लोग गुजारेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब हम उसको गुजारेंगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स, TCA का बायो एनर्जेटिक्स की क्या इसका रोल है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ट्राई कार्बोजेलिक एसिड साइकिल का क्या रोल है और ये किस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने पहले भी पढ़ा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और ये एनर्जी ATP के फॉर्म में बनाता है। तो वही सारी बातें हम यहाँ पर भी लिखेंगे। देख लेते हैं लैंग्वेज, एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। द बायो एनर्जेटिक्स of a citric acid cycle involves the extraction of high energy electrons। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ से निकालते हैं और उसको पास कराते हैं, और उसको एज ए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि सिट्रिक एसिड से हम लोग जैसे चले तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेके जाते हैं कैरियर मॉलिक्यूल के पास, जहाँ पर उसको प्रोटॉन ग्रेडियंट से होकर के गुजरना होता है। और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से जब वो पास करेगा, जो कि कहाँ मौजूद होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जब वो वहाँ से पास करेगा तो वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। समझ में आ रहा है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये एज दिस प्रोटॉन्स फ्लो बैक थ्रू दी मेम्ब्रेन, जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन से गुजरेगा, ठीक है, तो वहाँ पर ATP क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। क्लियर है, जो कि क्या है, सेल को एक एनर्जी करेंसी है, इस सेल को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, ATP। क्लियर है, नीड फॉर वेरियस प्रोसेस, जो भी आप काम शरीर के अंदर होता है वहाँ पर ATP का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा गया, ठीक है। इसेंशियली द सिट्रिक एसिड साइकिल एक्ट एज अ सेंट्रल हब इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज टूट करके जब एनर्जी बनाता है ना, तो बीच में ये क्रेब्स साइकिल आता ही आता है। तो क्रेब्स साइकिल का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ एनर्जी, ये क्या है, ATP क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। क्लियर है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।